तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 2 कर रहे थे और काफी पॉइंट्स हमने चैप्टर 2 का रिवाइज किए थे और दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस देखा कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। एंड देन हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में थिकनेस के बेस पे अगर कैपेसिटर की जितनी थिकनेस है, जितना उसके बीच में सेपरेशन है, उतना ही सेपरेशन अगर आप उतने ही सेपरेशन का अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हो तो क्या कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और अगर लेस देन सेपरेशन लेते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, वो भी हमने देखा था। तो और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब का भी देखा था। तो वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, यानी कि अगर चार्ज कैपेसिटर है तो उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर होगी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, यह हमने डेराइव भी किया था और फॉर्मूले हमने पढ़े थे। सबसे बेसिक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो पढ़ा U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर एक फॉर्मूला था जिसमें Q इज इक्वल टू सी वी होता है। Q यहाँ पे चार्ज है, C आपका कह सकते हो कैपेसिटेंस है, और V पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आपने चीजेस पढ़े थे। देन उसके बाद अब Q के बेस पे अगर C की वैल्यू पुट करते हो तो अगेन फॉर्मूले में चेंजेस आ सकते हैं। लाइक कि अगर C की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करी तो दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला बन सकता है वो क्या बन सकता है, Q बाय V इंटू में V स्क्वायर, एक V से V कैंसिल हुआ, U की। ठीक है, एक पोटेंशियल फॉर्मूला एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा Q का फॉर्मूला भी इसमें अगर पुट करते हो तो वो हो गया, या फिर V का फॉर्मूला इसमें पुट करते हो तो V का फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ C, V की जगह पे पुट किया तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, एक C से C कैंसिल, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन में C पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब हमने फॉर्मुलेस करे थे। U इज इक्वल टू हाफ, हाफ रह गया, ठीक है, हाफ Q स्क्वायर। तो ये फॉर्मुलेस थे जिसमें Q चार्ज है, कैपेसिटर C एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको हम V से डिनोट करेंगे। द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालना है, आई डोंट नो कि ये टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं, बट नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहा हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वी इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमने टॉपिक पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, अगर दो कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते हो तो उनमें जो कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, उसको हमने निकाला था। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर यहीं से हम देखें कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, है ना। यहीं से अगर देखा जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, बट क्योंकि कैपेसिटेंस, बट यहाँ पे हम दो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं एक साथ, तो ऐसे में क्या होगा कि आप टोटल देखोगे कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस, क्या होगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी, तो टोटल का मतलब हो गया Q1 प्लस Q2, क्योंकि दो कैपेसिटर है C1 प्लस C2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, कॉमन पोटेंशियल के लिए। अगर एक कैपेसिटर एम्प्टी है, खाली है, और दूसरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, देन उनको कनेक्ट किया गया सीरीज में, तो उनके बीच में जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है। ठीक है,
Then sharing of charge between two capacitor is always accompanied with some loss of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये तो हमने आइडियली केस में किया कि उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर मान लो कि लॉस हो रहा है, जब शेयरिंग हो रही है पोटेंशियल की, तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, तो वो लॉस कितना हो रहा होगा, उस लॉस का भी फॉर्मूला हमने निकाला है। लॉस का फॉर्मूला क्या निकाला है, जो लॉस आ रहा है, यानी कि मतलब कि जो चेंज इन एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी क्या आ रही होगी, चेंज इन एनर्जी आ रही है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हाफ C1 C2। ये फॉर्मूला हमने लॉस इन एनर्जी, यानी कि जो कैपेसिटर जब आपस में शेयर कर रहे होंगे तो वहां पे एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा होगा, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। Dielectric strength of dielectric is the maximum value of dielectric field potential gradient with is मेरे पास क्वेश्चन। उसके बाद वेन डिग्राफ तो आपके सिलेबस में पहले से हट चुका है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी हम बहुत पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो हम कुछ अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो ये थे टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसको हमने अभी रिवाइज किया है। अभी इनमें से कोई स्पेसिफिकली कोई टॉपिक आपको समझना है तो बताओ, एनी टॉपिक? नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं, जो बन सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क्स आपको पता है, 20 मार्क्स 1 मार्क्स के आने। ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 मार्क्स तो कंफर्म होने चाहिए। पता है टाइम भी बचेगा, नहीं तो टाइम नहीं बचता है। ओके, तो नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है? इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? ठीक है, तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट होगी? जूल पर कूलम होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि वी की। वी की यूनिट होगी, दैट इज। और ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट जो चीजें हैं दैट इज बेसिकली यूनिट्स हैं। यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे कि कूलम, वोल्ट, जूल कूलम, न्यूटन कूलम, तो ये सब टर्म्स आप फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हो। क्वेश्चन इज कि व्हाइल डिफाइनिंग पोटेंशियल व्हाई इज इंफिनिटी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम इंफिनिटी को रेफरेंस क्यों लेते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया जाता है? Infinity is taken as a reference point because at infinity force on test charge is zero and hence its potential will be zero। देखो, क्योंकि पोटेंशियल जब हम लेते हैं तो पोटेंशियल में हम यूनिट चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, और यूनिट चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे जब होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, और जब कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है। अगर कोई चार्ज या यूनिट चार्ज कहीं किसी भी पोटेंशियल या किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पे उसके ऊपर फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी होगा। हमें सिर्फ उस पॉइंट का निकालना है जिस पॉइंट पे हम उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उसका जहां से लेके आ रहे हैं वहां भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, अदरवाइज तो डिफरेंस निकल जाएगा, जैसे हम ए और बी के बीच में निकालते हैं। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, और इस वजह से उसका इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लेते हैं। ओके, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ये हमने नोट अभी रिवीजन में पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। Is electrostatic potential necessarily zero at a point where electric field strength is zero? कह रहा है कि ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो भी जीरो हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो ये क्या जरूरी है ऐसा?
इलस्ट्रेट योर आंसर। नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, यानी नेट चार्ज जीरो हो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। बट अगर कहीं पे चार्ज लाई कर रहा है, देयर शुड बी there could be a potential. ठीक है, no it is not necessary. As an example, electric field strength inside a hollow charge spherical body. ठीक है, यानी कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आंसर आप कह दोगे नो, और एग्जाम्पल के तौर पे कि जो स्फेरिकल बॉडी कंडक्टर होता है उसका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, बट पोटेंशियल उसके अंदर हर पॉइंट पे सेम रहता है। ठीक है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज? कि जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज will experience a force of repulsion and work will have to be done against this repulsive force. ठीक है, तो कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास कह दिया कि कोई एक नियर पॉइंट है, नियर बाय पॉइंट है, इस पॉइंट पे कह रहा है कि जो पोटेंशियल है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पे हम अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज लेते हैं तो टेस्ट चार्ज यूनिट वन होता है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। मैग्नीट्यूड वन होगी तो पोटेंशियल हमेशा किसकी वजह से निकलेगा? इसकी वजह से, तो के क्यू बाय आर। तो हमेशा क्या आएगा? चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर दे रखा है। फिगर क्या है? लेट्स, ये देखिए आपके पास फिगर है, क्यू ओ और ए बी। ठीक है, ये चार्ज है। तो क्वेश्चन इज a point charge q is placed at a point o as shown in the figure. Is the potential difference va minus vb positive, negative or zero if q is positive or second negative? यानी कि दो केस दे दिए। पहले केस में q जो है वो पॉजिटिव है और सेकंड केस में q जो है वो नेगेटिव है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि Va माइनस Vb जो है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब कैसे करोगे? Va माइनस Vb, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा के क्यू, क्योंकि क्यू पॉजिटिव है, अपॉन में आर ए, यानी कि ये मान लो कि आर ए है और ये आपका आर बी है, माइनस के क्यू अपॉन में आर बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? आर बी। तो आप क्या करोगे? आप करोगे, आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा है ना? हाँ, वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो वी ए माइनस वी बी पूछा है तो क्या करोगे? कॉमन लोगे, कॉमन लेके क्या करोगे? क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? वन अपॉन में आर ए माइनस वन अपॉन में आर बी। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस आर ए, वन बाय आर ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, और वन बाय आर बी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ज्यादा में से कम की वैल्यू माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और फिर अगेन आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू अंदर वन बाय आर ए माइनस वन बाय आर बी। अगेन आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव, पर बाहर नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर आ गया नेगेटिव। तो फॉर्मूले के बेस पे देखो कि आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो। ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two conducting sphere of a same radius. ठीक है, यानी कि A और B दो कंडक्टर हैं जिनका स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है जिनका रेडियस सेम है। A being solid and B is hollow. A solid है और B hollow है, यानी अंदर से खोखला है B.
बोथ आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल गिवन है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द चार्जेस ऑन द टू स्फीयर, दोनों के चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन होगा? A and B are two conducting sphere of the same radius, A being solid and B hollow. Both are charged to be same potential. दोनों को same potential दिया गया है. What will be the relation between the charges on the sphere, two sphere? तो charges भी same होगा क्योंकि same potential दिया है और same radius का sphere है तो capacitance भी same होगा. तो Q is equal to C भी होता है, तो C same है, V same है, तो Q भी same होगा, तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है. हम्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पॉइंट पे क्यू रखा है और ये इसका एक सर्कल है पॉइंट. ठीक है, रेडियस सेम है, एक पॉइंट ये ले रखा है और एक पॉइंट ये ले रखा है बी, ए और बी. What would be the work done if a point charge plus q is taken from point A to the point B on the circumference of a circle drawn with another point charge plus q at the center? ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि अगर आप किसी प्लस चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, ये बताना है. फाइल कोशिश करोगे? नहीं, तो वर्क डन आएगा जीरो. क्यों आएगा वर्क डन जीरो? तो ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस सेम है, सेम रेडियस पे है और ये भी सेम रेडियस पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी पोटेंशियल क्या है? सेम. तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हमने देखा है कि किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने में वर्क डन कितना होता है? जीरो. तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें कि वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो. कई बार एग्जाम में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आ जाता है. ठीक है, क्या आ जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो लेट्स से कि जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? ऐसे, इस तरीके से. कोई पॉइंट चार्ज दे रखा है तो पॉइंट चार्ज के इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हुए. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव के साइड इनसाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 mm अपार्ट कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी. ठीक है, तो एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दो मेटल प्लेट हैं जो 3 mm दूर है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दो मेटल प्लेट है, दोनों के बीच में 3 mm का डिफरेंस सेपरेशन है और बैटरी से कनेक्टेड है कितना? 12 वोल्ट. तो बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की, डिस्टेंस दे दिया 3 mm,
तो 3 mm का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है ये, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो टोटल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, V/d। तो V क्या है आपका 12, ये कितना है 3 इंटू 10⁻³ 4, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इज 6 जूल। यानी कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके बीच में एक चार्ज को मूव करने में, चार्ज कितना दे रखा है 3 कूलम, मूव करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ 6 जूल, ठीक है, 6 जूल वर्क डन हुआ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्यू है वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया 6 और चार्ज कितना है 3, तो कितना आ गया 2 वोल्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। What is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point? यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना कि हमने निकाला है ये डायपोल है हमारे पास, तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, 0 आता है। What is the work done in moving a test charge? What is the work done in moving a test charge Q through a distance of 1 centimeter along the equatorial axis of an electric dipole? कह रहा है कि एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे हम एक चार्ज को मूव कर रहे हैं, Q चार्ज को, along the distance 1 centimeter along, तो आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका वर्क डन का क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इलेक्ट्रिटोरियल एक्सिस ऑफ डायपोल इज 0। डायपोल के सभी एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, इसीलिए वर्क डन भी 0 आएगा। ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, व्हाई। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई। नो वर्क इज बीइंग डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं तो उसमें जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है। Hence, component of electric field along the equipotential surface is 0. It means that electric field is in direction perpendicular to the equipotential surface. यानी कि जो component of electric field है वो equipotential surface के डायरेक्शन में है, आप ये कह सकते हो। और हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, 0 आएगा, एंगल 90 बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बेसिकली आप प्रूव करके दिखा सकते हो, हमने निकाला भी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट dl, ठीक है। डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, ई डॉट ए लिख दो, dA लिख दो, डॉट हटाओगे तो dA cos थीटा, तो वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 होने का मतलब है एरिया तो 0 है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नहीं, तो 0 कौन है, cos थीटा, cos थीटा 0 है। तो 0 cos थीटा की वैल्यू कब होती है, जब थीटा 90 होती है। इसका मतलब इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है डीए के, ठीक है, एरियल वेक्टर के।
आप यूं कह सकते हो एरियल के वेक्टर के, ठीक है, यूं कह सकते हो, ठीक है, ओके। For what position of lactic dipole in a uniform lactic field its potential energy is minimum and maximum, कि किस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल की जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज मिनिमम व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो एंटी पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल, किसी मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, बिकॉज ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है मेटल का वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। हम्म A charge of 2 coulomb moves between two plates maintain the potential difference of 1 volt, यानी कि चार्ज है जो कि 2 कूलम है और पोटेंशियल मेंटेन करता है 1 वोल्ट का। तो व्हाट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज, तो एनर्जी क्या एक्वायर करेगा? अब क्योंकि यहाँ पे दो मेटल प्लेट्स हैं जो और उसको वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? क्यू वी। एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? क्यू वी। तो हाफ क्यू वी पढ़ा है आपने एनर्जी, है ना। तो इसको आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 1 जूल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन अगर आप पढ़ें तो कैन ए सिंगल कंडक्टर बिहेव एज अ कैपेसिटर, क्या सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है? यस कर सकता है। ये जब मैं रिवीजन करवा रहा था तभी भी मैंने बोला था कि दो प्लेट मेटल प्लेट्स को एक सेपरेशन डिस्टेंस पे रख दोगे तो वो कैपेसिटर की शो करेगा, और अगर सिंगल कंडक्टर भी आप यूज करते हो तो भी वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों क्यों करेगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं उस केस में, फिर जब आप सिंगल कंडक्टर रखते हो तो उस सेंस में हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो दूसरा कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसलिए हम सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर मान के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज तो स्टोर होगा ही होगा अर्थिंग के लिए हम जब यूज करते हैं तो, इसीलिए सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह यूज किया जा सकता है। ओके, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज मेंटेन्ड, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट मेंटेन करके रखा हुआ है, तो 100 वोल्ट है। और कह रहा है कि is maintained between the plates if distance between the plate is be 5 mm, what will be the electric field at points A and B? तो अच्छा डायग्राम भी गिवन है। ये आपके पास पैरेलल प्लेट है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये अर्थिंग कर रखी है। तो ये पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज बी एंड ए। तो ए और बी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। तो देखो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो सेम आएगा। तो सेम आएगा तो आप कह सकते हो कि इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू वी बाई डी। तो v इज इक्वल टू डी कितना दे रखा है? सेपरेशन 5 mm है, d इज इक्वल टू 5 mm। तो v है 100 और 5 मतलब 10⁻³ तो 5 to 20 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the ratio of electric field at any points between the plates of parallel plate capacitor? कह रहा है कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो उनका अगर रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि कोई भी पॉइंट ले लो उस पर पोटेंशियल जो है वो सेम ही आता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आनी, तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीज फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम टू 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है 4 माइक्रोफैराड से 8 माइक्रोफैराड हो गया, यानी डबल हो गया है। ठीक है, तो डबल हो गया, 8 हो गया, 80 हो गया, सॉरी 80 हो गया, 80 माइक्रोफैराड हो गया। तो ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ओके, यानी कि एक प्लेट है और मतलब पहले प्लेट कैपेसिटर है, उसका पहले कैपेसिटेंस 4 माइक्रोकूलम था, फिर हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इंट्रोड्यूस किया तो जो कैपेसिटेंस है वो 80 माइक्रोफैराड हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है मीडियम का, तो आप इसका रेशियो याद रखें C/C0, क्योंकि पहले खाली था इसके बीच में तो 4 माइक्रोकूलम है, फिर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, तो मीडियम हो गया तो 80 हो गया, तो इसको आप C और इसको C0 ले सकते हैं क्योंकि एयर के केस में। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस का रेशियो अगर देखें तो वो फॉर्मूला ये बनता है, तो C इज इक्वल टू है आपके पास 80 माइक्रोफैराड और C0 है आपके पास 4 माइक्रोफैराड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 20। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया, 20। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का C/C0। हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दो एंड देन इट आस्क दैट कि व्हाट वुड बी द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज कैपेसिटर, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्यों 0 आएगा, 0 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होते हैं, दोनों पे सेम चार्ज लाई करते हैं, तो सम निकालोगे तो क्या आएगा, 0। Why does the electric field inside a dielectric decrease when it is placed in an external electric field? ऐसा क्यों होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे में उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है चार्ज का। तो ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये बात हमने पढ़ ली, बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी, यानी कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया। ठीक है, a metal plate of thickness d/2 is placed between the plates, यानी कि एक और मेटल प्लेट लिया और प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया जो कि d/2 है। ठीक है, विदाउट टचिंग आइदर ऑफ द टू प्लेट्स, बिना आइदर जो दो टच प्लेट्स है उनको बिना टच किए हुए, तो व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, क्योंकि d/2 इंट्रोड्यूस किया है तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा,
डबल हो जाएगा। कैसे आएगा? मेटल प्लेट मतलब कंडक्टर प्लेट आपने अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, कंडक्टर प्लेट। तो कंडक्टर प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पड़ा है, पहले क्या था, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बट जब आप कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। तो टी जो है वो कितना है, आपने इंट्रोड्यूस किया है डी बाई टू की थिकनेस के इंट्रोड्यूस किया है। तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस डी बाई टू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी बाई टू। तो आंसर क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी और टू। ये किसके बराबर है, सी नॉट के। तो आंसर आ गया टू सी नॉट। ठीक है, यानी कि जो नया कैपेसिटेंस होगा वो पहले के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, इजी था। मेटल प्लेट मतलब कंडक्टिंग स्लैब। हमने दो केस किए हैं पैरेलल प्लेट के, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और एक कंडक्टिंग स्लैब का। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब मतलब कंडक्टर और कंडक्टर मतलब मेटल। तो यहां बोला था मेटल प्लेट, तो कंडक्टिंग स्लैब वाला ही केस लेना है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर कह रहा है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि कह रहा है कि डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाए 1/3, रिड्यूस कर दिया जाए 1/3। ठीक है, तो 1/3 रिड्यूस करने का मतलब है डी बाई थ्री कर दिया जाए, तो क्या होगा, डी बाई थ्री करने का मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले ये था, अभी क्या हो गया है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाई थ्री। 1/3 टाइम्स रिड्यूस करने का मतलब यही हुआ। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू में थ्री, तो 3c0 आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा। नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पैरेलल और सीरीज के केसेस आते हैं। सिंपल केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आता है, सिंपल केस ही आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के सेंस में, अगर न्यूमेरिकल के सेंस में कहा जाए तो सिंपल सेंस ही आते हैं। सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया और पूछ लिया कि बताओ। बट यही ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो रेजिस्टेंस में, सीरीज में, जब हम रेजिस्टेंस में सीरीज में लगाते हैं तो आप सिंपली ऐड करते हो, है ना, सिंपली ऐड करते हो। बट कैपेसिटेंस में 1/CS करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पैरेलल में रेजिस्टेंस में 1 करके करना होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में, बट कैपेसिटेंस में पैरेलल में सिंपल ऐड करना होता है, पैरेलल के केस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के केस में थोड़ा सी बातें रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं कि आप 1 मार्क्स में, ओके। तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सिंपल, जो पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मार्क्स 2 के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उन सभी को पूछेंगे। यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट बनेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट?